नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एलसी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट बांगल कॉलेज डीलवाना से। आज का ये वीडियो बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस इकाई में हमने कौन कौन से वीडियो जारी किए हैं अब तक हम लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद आधुनिक समाज में लोक प्रशासन का महत्व है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। और इसके अलावा आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम में शास्त्रीय और मानव संबंध विचारधारा में। तो शास्त्रीय विचारधारा कैसे उत्पन्न हुई, शास्त्रीय विचारधारा में किसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इस बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कोई भी विचारधारा या कोई भी विषय जो डेवलप होता है उसका एक निश्चित क्रम होता है। तो हम एक बार इस क्रम को देख लेते हैं कि लोक प्रशासन का जो उपागम आए, पहले शास्त्रीय उपागम आया, फिर मानवीय संबंध उपागम आया, इसके बाद में व्यवहारवादी उपागम, फिर नव मानव संबंधवादी, इसके अलावा और वाद, संवाद और प्रतिवाद के रूप में भी हम इसको प्रस्तुत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वाद में हम वाद जो उपागम था उसमें हम शास्त्रीय विचारधारा को लेते हैं। और शास्त्रीय विचारधारा में मुख्य रूप से 3 विद्वान या यूँ कहें कि चिंतक हुए थे। एक थे F.W. टेलर। F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधनवाद दिया था, वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा प्रस्तुत की थी। इसके बाद में इसी में शास्त्रीय विचारकों में ही एक हुए थे हेनरी फेयोल ने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा प्रस्तुत की। और एक मैक्स वेबर थे, उन्होंने नौकरशाही प्रस्तुत की और आदर्श नौकरशाही की अवधारणा प्रस्तुत की मैक्स वेबर ने, जो आज भी एक बदलते हुए रूप में मौजूद हैं। तो इन मुख्य रूप से इन 3 जो विद्वान हैं उनको हम शास्त्रीय विचारधारकों में शामिल करते हैं। इसके अलावा लूथर गुलिक है, अरबिक है, ये भी शास्त्रीय विचारधारकों में आते हैं। एल.डी. वाइट को भी हम शास्त्रीय विचारधारा में मानते हैं। फिर आता है दूसरा संक्रमणकालीन विचारधारा, या ये कहें कि उस समय मानव संबंधवादी विचारधारा ये पहली बार अस्तित्व में आई। और उसमें 2 मुख्य रूप से थे, एल्टन मेयो और मैरी पार्कर फॉलेट। एल्टन मेयो ने मानव संबंध उपागम प्रस्तुत किया, जबकि मैरी पार्कर फॉलेट ने गतिशील प्रशासन प्रस्तुत किया। और उसमें परिस्थितियों के द्वारा हम एक तो प्राधिकार के प्रकार प्रस्तुत किए मैरी पार्कर फॉलेट ने, और इसके अलावा परिस्थितिजन्य प्राधिकार की बातें की। उसके बाद में आता है वाद के जस्ट रिवर्स में आया प्रतिवाद, यानी इसके जो सिद्धांतों पर जोर देता था वहीं ये मानव व्यवहार पर जोर दिया। और प्रतिवाद के रूप में हम मुख्य रूप से चेस्टर बर्नार्ड की जो सामाजिक व्यवस्था उपागम है इसको मानते हैं। इसके बाद में आता है हर्बर्ट साइमन का तार्किक प्रत्यक्षवाद और अब्राहम मास्लो का आवश्यकता पद सोपान। फ्रेडरिक हर्जबर्ग थे, उन्होंने एक द्विकारक सिद्धांत दिया था, जिनकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे के बिंदु में। और इसके अलावा क्रिस आर्ग्रीश, डगलस मैकग्रेगर। क्रिस आर्ग्रीश का परिपक्वता अपरिपक्वता सिद्धांत था, डगलस मैकग्रेगर का एक्स और वाई सिद्धांत। बाद में आता है उत्तर वेबरीय बहस। इसमें 2-3 विचारधाराएँ आई। लोक विकल्प विचारधारा थी, जो जेम्स बुकानन और गार्डन टू लॉक की थी। इसके अलावा व्यवस्था उपागम आया था। व्यवस्था उपागम में कोई नई खोज नहीं थी, बल्कि ये जो पहले जो अलग अलग थी, जैसे अलग अलग विचारधारा आई थी, जैसे कि हम बात कर रहे थे शास्त्रीय विचारधारा, मानव संबंधवादी विचारधारा, व्यवहारवाद विचारधारा, इन सबको एक रूप में प्रस्तुत किया था व्यवस्था उपागम ने। इस व्यवस्था उपागम के बाद में आता है आकस्मिकता दृष्टिकोण, जनसंख्या पारिस्थितिकी और प्राकृतिक दृष्टिकोण। और फिर आता है NPA, NPM,
और नव लोक प्रशासन, नव्य लोक प्रशासन, नैनो लोक प्रशासन, तुलनात्मक विकास प्रशासन, तुलनात्मक प्रशासन और तुलनात्मक विकास प्रशासन। और फिर 1990 के बाद में जो विचारधाराएँ उभरी वो थी एनपीए की, एनपीएम की, और एनपीएम के बाद में फिर आई गुड गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस और टैप मैनेजमेंट। इसके अलावा रेगुलेटरी गवर्नेंस है या कॉरपोरेट गवर्नेंस है, इनकी विचारधारा भी सामने आई, जिनके बारे में हम अलग अलग वीडियो में आगे डिस्कस करते रहेंगे। ये एक आपको संश्लेषित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि लोक प्रशासन में जो विचारधाराओं का जन्म हुआ वो किस वे में और किस क्रम में एक तरह से आगे बढ़ा है, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले शास्त्रीय विचारधारा। तो शास्त्रीय विचारधारा का जन्म कैसे हुआ, शास्त्रीय विचारधारा मुख्यतः किस बेस पर काम करती है और शास्त्रीय विचारधारा का एक क्रम क्या था। तो शास्त्रीय विचारधारा मुख्य रूप से सिद्धांतों पर बल देती है और ये शास्त्रीय विचारधारा कहती है कि किसी भी प्रशासन के एक निश्चित सिद्धांत होंगे और लोक और निजी प्रशासन का कोई अंतर नहीं होगा, दोनों में एक निश्चित सिद्धांत होंगे और उन सिद्धांतों के अनुसार कार्य होगा। तो इसका जन्म कैसे हुआ इस विचारधारा का, आइए हम देखते हैं शास्त्रीय विचारधारा का कैसे उद्भव हुआ और कैसे विकास हुआ। तो शास्त्रीय विचारधारा की जड़ें तो मूलतः एक एडम स्मिथ नाम के व्यक्ति हुए थे। एडम स्मिथ का एक लेखन था या यूँ कहें उनकी एक किताब थी, उसका नाम था कि द नेचर एंड यूजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। उन्होंने इस किताब में सबसे पहले श्रम विभाजन, लेबर डिवीज़न के बारे में बात की थी और इसके अलावा इस किताब में उसने 2 कॉन्सेप्ट दिए थे। ये एक कॉन्सेप्ट था पिन प्रिंसिपल और एक था इनविजिबल हैंड आइडिया। जो अपनी पुस्तक थी उसमें पिन फैक्ट्री प्रिंसिपल जो था, उस पिन फैक्ट्री प्रिंसिपल में को उन्होंने विश्व को श्रम विभाजन का महत्व समझाया था। इसमें पिन फैक्ट्री प्रिंसिपल था उनका, उसमें उन्होंने श्रम विभाजन का महत्व समझाया और इसे औद्योगिक सफलता का आधार माना। एडम स्मिथ के अनुसार किसी गतिविधि या कार्य को अलग अलग भागों में तोड़ दिया जाए और हर कार्य अलग अलग व्यक्तियों को सौंपा जाए तो इसमें एक और समय और संसाधनों की बचत होगी, तो दूसरी ओर संगठन में विशेषीकरण होगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति एक ही कार्य को बार बार करता है तो उसमें विशेषज्ञता आ जाती है और विशेषज्ञीकरण आने से उनमें कार्यों में टाइम भी कम लगेगा और संसाधनों की बचत भी होगी। इसलिए उन्होंने अपनी पिन फैक्ट्री प्रिंसिपल में ये समझाया कि किसी भी संगठन में श्रम विभाजन अति आवश्यक है। अगर श्रम विभाजन कर दिया जाएगा तो उससे संगठन में विशेषज्ञता भी आ जाएगी और संसाधनों की उचित बचत भी होगी। तो अधिकतर शास्त्रीय चिंतकों ने संगठन की संरचना पर विशेष बल दिया और संरचना का आधार श्रम विभाजन को बनाया। यही फिर आगे जाके शास्त्रीय चिंतकों की रीढ़ की हड्डी बना और उन्होंने संगठन के क्या कहा कि संगठन में एक निश्चित संरचना होती है, उस संरचना के निश्चित सिद्धांत होते हैं, अगर उनका पालन किया जाता है तो हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, इन्होंने कहा शास्त्रीय चिंतकों ने। और इस सभी जो संगठन के सिद्धांत हैं उनका सबसे पहला आधार बनाया श्रम विभाजन को। दूसरा इनका था इनविजिबल हैंड या कहें कि अदृश्य हाथ। इसमें उन्होंने किया कि समाज में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना चाहिए और लोगों को उद्यमशीलता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखना चाहिए। मतलब एक तरह से हस्तक्षेपवादी दर्शन या यूँ कहें कि जो राज्य के हमने पहले की वीडियो में 4 दर्शन बताए थे, हस्तक्षेपवादी दर्शन, प्रशासनिक दर्शन, न्यूनतमवादी दर्शन, ऐसे 4 दर्शनों की बात की थी हमने। तो उन दर्शनों में सबसे पहले एडम स्मिथ ने हस्तक्षेपवादी जो दर्शन था उसका कॉन्सेप्ट लाया कि उद्यमशील जो भी व्यक्ति हैं उनको उद्योगों को करने देना चाहिए, उनको कार्य करने देना चाहिए, किसी प्रकार का उन पर नियंत्रण स्थापित नहीं करना चाहिए। केवल एक ऐसा वातावरण सृजित करना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी उद्यमशीलता को बढ़ावा दे और उद्यमशीलता से लोगों का रोजगार बढ़े। एडम स्मिथ के अनुसार कोई व्यक्ति जब स्वयं के लिए उद्यम लगाता है तो वह अदृश्य रूप से कई अन्य लोगों
का भी हित संवर्धन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको कई प्रकार के जो व्यक्ति हैं और दूसरे लोगों को, किसी को रोज़गार मिलता है, किसी की मांग होती है जो उसकी पूर्ति की जाती है संगठन के द्वारा, जो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उनसे। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति उद्यम करें या कोई भी व्यक्ति इंडस्ट्री लगाएं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद ही अपना काम कर रहा है और खुद को ही लाभ हो रहा है, बल्कि और लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहा है। तो इसलिए इन्होंने इनविजिबल हैंड कहा इसको। और एडम स्मिथ का हस्तक्षेपवादी राज्य दर्शन का पिता भी माना जाता है उनको, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार हस्तक्षेपवादी दर्शन एक डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रकट किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि एडम स्मिथ शास्त्रीय विचारधारा का जनक माने जा सकते हैं या यहाँ से स्टार्ट माने जा सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से शास्त्रीय विचारधारा में हम 3 लोगों को शामिल करते हैं। हमने पहले भी देखा, शास्त्रीय विचारधारा में पहली बार सुव्यवस्थित अध्ययन किया, उनमें थे F.W. टेलर, हेनरी फेयोल और मैक्स वेबर। इनका योगदान माना जाता है। अगर इसमें भी 2 दृष्टिकोण हैं, कि एक दृष्टिकोण तो केवल हेनरी फेयोल है, जो संकुचित दृष्टिकोण है वो तो हेनरी फेयोल को ही शास्त्रीय विचारधारा का मुख्य जनक माना जाता है, जबकि व्यापक दृष्टिकोण है वो इन तीनों को शामिल करता है। F.W. टेलर ने आपको पता है वैज्ञानिक प्रबंधनवाद दिया था, हेनरी फेयोल ने प्रशासनिक प्रबंधनवाद दिया था, जबकि मैक्स वेबर ने आदर्श नौकरशाही प्रस्तुत की थी। शास्त्रीय विचारधारा के कुछ विद्वान केवल हेनरी फेयोल को और कुछ को शामिल करते हैं, जबकि कुछ F.W. टेलर और मैक्स वेबर के साथ हेनरी फेयोल को शामिल करते हैं। इसके बारे में हमने बात कर ही ली है। अब कई बार ये होता है कि F.W. टेलर को क्यों नहीं मानते, आपसे पूछा जा सकता है कि F.W. टेलर को शास्त्रीय विचारधारा क्योंकि शास्त्रीय विचारधारा आदेश की एकता और निर्देश की एकता पर बात करता है, जबकि जो F.W. टेलर थे उन्होंने आदेश की एकता के विपरीत आदेश की बहुलता से समर्थन किया था। हम आदेश की बहुलता क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे जब F.W. टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधनवाद पढ़ेंगे, उस समय इसकी बात करेंगे। इसी प्रकार मैक्स वेबर एक समाजशास्त्री माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र में ज़्यादा अध्ययन किया था। इसका मुख्य योगदान समाजशास्त्र के लिए ही है, और उनका जो क्वेश्चन था या प्रश्न था वो यही था कि समाज में कुछ लोग आदेश क्यों देते हैं और कुछ लोग उन आदेशों का पालन क्यों करते हैं। इसी पर उन्होंने पूरी अपनी जो एक रिसर्च था उसको एक दिशा दी थी, और उसी में उन्होंने आदर्श नौकरशाही प्रस्तुत की थी। लेकिन जो व्यापक दृष्टिकोण है उनका मानना है कि टेलर, फेयोल और मैक्स वेबर तीनों ही को योगदान को शास्त्रीय विचारधारा में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि तीनों ही चिंतक संरचनावादी हैं और औपचारिक संगठन, आर्थिक प्रेरण, सार्वजनिक सिद्धांतों पर बल देते हैं। अतः इन तीनों को शास्त्रीय विचारधारा में शामिल किया जाना चाहिए। समकालीन समय में शास्त्रीय विचारधारा का व्यापक दृष्टिकोणों को ही लोकप्रिय हो रहा है। तो ये था आज की शास्त्रीय विचारधारा के बारे में कुछ मुख्य बातें। थैंक यू सो मच।